हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही चुनिंदा सवाल के बारे में, जो कि 2023 में पूछे गए हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा पड़ा है। तो आइए बिना वक्त गवाए हम लोग पहले प्रश्न के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ब्यूटेन टू ऑल है। देखिए यहाँ पे ब्यूटेन टू ऑल क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जाने इससे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ब्यूटेन टू ऑल क्या है। जरा देखिएगा ध्यान से फटाफट। ब्यूटेन टू ऑल आपका क्या है, ये आपका ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर है। और अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ध्यान से देखिए कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमको दिख रहा है, और इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा है वो क्या है बाबू, सेकेंडरी अल्कोहल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सेकेंडरी अल्कोहल का उदाहरण है। अगर बात हम लोग प्राइमरी अल्कोहल की कर लें तो प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, इसका सामान्य फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा। टर्सरी अल्कोहल की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका जो सामान्य फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा। और डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एक उदाहरण देखिए यहाँ पे क्या है कि CH2OH, और यहाँ पर देखिए क्या है CH2OH। इसका सामान्य नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, आप लोग भी सुने होंगे। इसका सामान्य नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, और ये एथिलीन ग्लाइकोल जो है वह डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। यहाँ पर देखिए क्या है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह का एक और भी कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। जिसका नाम क्या है बाबू? ग्लिसरॉल। और ये जो ग्लिसरॉल है इसमें देखिए कि OH समूह की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। तो ग्लिसरॉल में देखिए क्या है, OH समूह की संख्या 3 है, इसलिए ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है बाबू? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो इस प्रकार से आप जो है ध्यान में रखेंगे और ध्यान से देखेंगे कि एथिलीन ग्लाइकोल जो है वह डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ग्लिसरॉल आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। और यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने सभी अल्कोहल के सामान्य सूत्र लिख दिए हैं, इसलिए आप इसे पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है। अब बात हम लोग जल की कर लेते हैं। तो जल एक विश्वव्यापी विलायक है। क्या है बाबू? विश्वव्यापी विलायक है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब जरा सा देखिए क्या है, जल ध्रुवीय विलायक भी होता है। क्या होता है? ध्रुवीय विलायक। और जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं ना, वो आयनिक यौगिक जल में आसानी से क्या होते हैं? घुल जाते हैं। तो आयनिक यौगिक जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो बात हम लोग अगर मीथेनॉल की करें, इसको हम लोग मेथिल अल्कोहल या इसको हम लोग मेथेनॉल बोलते हैं। मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल है, और ये जो मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल है ये जल में आसानी से क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म जो है वह सहसंयोजक यौगिक है, ये जल में नहीं घुलेगा आसानी से। आपका कार्बन डाइसल्फाइड भी नहीं घुलेगा, है ना। और कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम लोग पायरीन भी बोलते हैं, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में हम लोग करते हैं। अग्निशामक के रूप में करते हैं, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहलाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा क्या है कि ये कार्बन डाइसल्फाइड है आपका, ये कार्बन डाइसल्फाइड है। अब जरा सा समझ लीजिएगा ध्यान से आप कि यहाँ पर जो है ये तीनों के तीनों कंपाउंड जो है वह कार्बनिक विलायक में आसानी से विलय होंगे, जबकि यहाँ पे मीथेनॉल जो है वह हमारा जल में आसानी से क्या होगा? विलय होगा। ये कार्बनिक जो है वह यौगिक कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं? आसानी से विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक के उदाहरण कौन कौन हैं? तो कार्बनिक विलायक के जो हमारे उदाहरण हैं मुख्य रूप से, ये कार्बनिक विलायक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं जरा सा देख लेते हैं। तो ये बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया,
क्या हो गया, एसीटोन हो गया, आपका क्लोरोफॉर्म भी होता है, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो है हुआ आपके वो कार्बनिक विलायक के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग को पता है पहले से कि कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार का जैव अणु है। बात हम लोग लिपिड की कर लेते हैं, तो लिपिड बसा तो नहीं बल्कि बसा के जैसा ही कोई पदार्थ होता है जिसका काम होता है शरीर में ऊर्जा का संचयन करना, जिसका काम होता है कोशिका भित्ति का निर्माण करना, जिसका काम है एनर्जी को कंजर्व करना। और ये जो आपका लिपिड बना होता है, ये जो आपका कार्बनिक पदार्थ है, ये विटामिन ए, डी, ई, के, बसा है ना, मोम आदि से मिलकर के बना होता है, जिसका कि जो है वह प्रयोग एनर्जी कंजर्व करने के लिए किया जाता है। तो आप इसे निश्चित रूप से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और ये हमारा क्या है, प्रोटीन है। तो एंजाइम जो है वह एक प्रकार का क्या है बाबू, प्रोटीन है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एंजाइम जो है वह एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन जो है वह अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। अल्फा एमिनो अम्ल का क्या होता है बाबू, बहुलक होता है। प्रोटीन किसका बहुलक होता है, अल्फा एमिनो अम्ल का। और देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका अल्फा एमिनो अम्ल का स्ट्रक्चर है और ये अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलीकरण से क्या बनता है, प्रोटीन। और हम लोगों को जो है वह करीब करीब 22 एमिनो अम्ल के बारे में जानकारी रखनी है और करीब करीब ज्ञात एमिनो अम्ल जो है वह 22 है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोगों को क्या रखनी है, जानकारी रखनी है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखिएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और इसका जो सूत्र होता है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। ये क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और जब कभी भी इसको हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके ये हमारा फिनॉल नामक कंपाउंड देता है। कौन सा कंपाउंड देता है बाबू, फिनॉल नामक कंपाउंड देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर क्या बनता है, फिनॉल बनता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है बाबू, फिनॉल बनता है। फिनॉल के बारे में हम लोग एक जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं कि फिनॉल की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। फिनॉल की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। बहुत बार पूछा गया है कि फिनॉल की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। यहाँ से एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि जब फिनॉल को हम लोग जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, ये आपका फिनॉल है बाबू, और इस फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ, जस्ता चूर्ण के साथ अगर आप गर्म करेंगे तो फिनॉल को जब जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो ये आपका बन जाता है क्या, बेंजीन बन जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। कभी कभी जो है वह इस तरह का भी सवाल पूछ देता है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो सिंपली बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम लोग जल के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और इस फिनॉल को हम लोग जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बेंजीन बन जाएगा। और इस प्रकार से आसानी से हम इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि जब फॉर्मिक अम्ल को, प्रश्न क्या है बाबू, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। देखिए ये आपका फॉर्मिक अम्ल है HCOOH और ये फॉर्मिक अम्ल है, इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ये लाल चींटी के डंक में रहता है। कहाँ रहता बाबू, लाल चींटी के डंक में, कई बार पूछा गया है। और फॉर्मिक अम्ल का जो आयुपेक नाम होता है वो होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल, है ना। ये इनका जो है वह आयुपेक नाम है। आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। और फॉर्मिक अम्ल को जब कभी भी हम लोग जो है वह सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ से एक कंपाउंड बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है बाबू,
कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। व्हाट इन वेन में भी पूछता है कि क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। तो सांद्र H2SO4 के साथ जब फॉर्मिक अम्ल को गर्म करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, माफ करें, क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह क्या होता है बाबू? उदासीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बाबू? याद रखेंगे, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। फिलहाल ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र देख लेते हैं हम लोग। ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का क्या है? सूत्र है। ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या है बाबू? ऑक्जेलिक अम्ल है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टॉलिन अभिकर्मक है? देखिएगा ध्यान से, टॉलिन अभिकर्मक कौन है? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा कि टॉलिन अभिकर्मक है ऑप्शन नंबर 1। कौन है बाबू? ऑप्शन नंबर 1। ये आपका क्या है? टॉलिन अभिकर्मक है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर हम लोग बात कर लेते हैं हिंसवर्ग अभिकर्मक की, हिंसवर्ग अभिकर्मक कई बार पूछा गया, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, है ना। ये आपका जो है वह क्या है? हिंसवर्ग अभिकर्मक है। ठीक है ना। बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, इसका क्या नाम है बाबू? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये हिंसवर्ग अभिकर्मक है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैनिजारो अभिक्रिया को जरूर याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोजन विहीन, तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो यौगिक होगा, अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, देखिएगा ध्यान से, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जो है वह कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इसका जो नाम है वो है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है बाबू? फॉर्मल्डिहाइड, या इसी को हम लोग जो है आयुपेक नाम में मेथेनल कहते हैं। और इसमें जो है वह आपका क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन का अभाव है, इसीलिए ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? देखिएगा यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि जो भी आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीकृत करेंगे तो ये आपका एल्डिहाइड बनता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीकृत करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा बाबू? एल्डिहाइड बनेगा। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीकृत करेंगे, तो सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम लोग ऑक्सीकृत करेंगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है आपका कीटोन बन जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल के अवकरण से क्या बन जाता है? माफ करें, ऑक्सीकरण से क्या बन जाता है? तो कीटोन बन जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये आपका क्या है? तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल का उदाहरण है, और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम लोगों को कीटोन की प्राप्ति होती है, एसीटोन की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं हम लोग इसको। अगर हम लोग जो है ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, और इसको अगर हम लोग ऑक्सीकृत करेंगे तो ये आपका एसीटोन में जो है वह क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। सेकेंडरी एमीन का बहुत बार पूछा गया है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है? तो देखिए NH2 जो है वह प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है।
और ये जो आपका क्या है बाबू, तो ये सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, और टर्सरी एमीन का जो क्रियाशील मूलक है ये है, ये आपका क्या है, टर्शियरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी NH समूह जो है वह सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन पे। तो ये जो आपका है ये अमोनिया है, क्या बाबू, अमोनिया। ध्यान से देखेंगे, ये आपका अमोनिया है, और अमोनिया को हम लोग किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, तो हैबर विधि द्वारा। और हैबर विधि में जो है वह उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक होता है क्या, तो लौह चूर्ण। लौह चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें माफ करें, इसमें नाइट्रोजन का जो प्रसंकरण होता है वो क्या होता है, sp3 होता है। तो इस तरह से हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखनी है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया जो है वह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं। देखिए यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र है, ये आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना, इसको याद रखिएगा। कई बार परीक्षा में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र क्या किया जाता है, पूछ दिया जाता है। तो जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम लोग जो है वह प्राइमरी एमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो प्राइमरी एमीन के साथ अभिक्रिया कराने के बाद क्या होता है कि हमारा जो है वह एल्केन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बाबू, एल्केन की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम लोग जल से भी अभिक्रिया करा देते हैं तो भी हमारा किसकी प्राप्ति होने वाला है, एल्केन की प्राप्ति होने वाला। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जल से कराई जाती है, तो वहाँ पे भी हमारा क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम लोग RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसकी अभिक्रिया हम लोग अल्कोहल से भी कराएंगे, तो अल्कोहल से भी कराने के बाद हमारा क्या होगा, तो हमारा जो है वह एल्केन की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम लोग जो है वह सेकेंडरी एमीन से भी करवा देंगे, किससे करवा देंगे बाबू, सेकेंडरी एमीन से भी करवा देंगे, तो सेकेंडरी एमीन से करवाने के बाद भी हमारा किसकी प्राप्ति होती है, तो एल्केन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से ये तमाम कंसेप्ट हम लोगों को याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया प्राइमरी एमीन से करवाएंगे तो भी एल्केन की प्राप्ति होगी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जल से करवाएंगे तो भी एल्केन की प्राप्ति होगी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाएंगे तो भी आपका एल्केन की प्राप्ति होगी, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर सेकेंडरी एमीन से करवाएंगे तो भी एल्केन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हिंसवर्ग अभिकर्मक है। देखिए हिंसवर्ग अभिकर्मक का सूत्र अभी हमने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है वह हिंसवर्ग अभिकर्मक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपका क्या है, हिंसवर्ग अभिकर्मक है। ये आपका क्या है बाबू, हिंसवर्ग अभिकर्मक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, जब एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटास की उपस्थिति में कराई जाती है, ब्रोमीन से कास्टिक पोटास की उपस्थिति में कराई जाती है, तो क्या बनता है। तो एक बहुत ही फेमस अभिक्रिया है जिसका नाम आपने सुना होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और ये जो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, इससे क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से प्राइमरी एमीन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से किसकी प्राप्ति होती है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से हम लोग ब्रोमीन को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो है
वह राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से हम लोग प्राइमरी एमीन की प्राप्ति करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि प्राइमरी एमीन में यहाँ पे एकमात्र विकल्प आपके पास क्या आ रहा है, तो प्राइमरी एमीन में एकमात्र विकल्प आपके पास मेथिल एमीन आ रहा है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को अगर हम लोग लिखते हैं तो देखिएगा क्या है, एसीटामाइड है CH3CONH2, ये आपका एसीटामाइड है, इसकी अभिक्रिया हम लोग ब्रोमीन से है ना KOH की उपस्थिति में अगर हम लोग करवा रहे हैं बाबू, तो करवाने के बाद क्या होता है कि ये आपका मेथिल एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मेथिल एमीन। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे प्राप्त होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो हम लोगों को उतना जो है वह केयर नहीं करना, हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, तो मेजर प्रोडक्ट है हमारा प्राइमरी एमीन की प्राप्ति। तो इस प्रकार से जो है वह इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे भरपूर मात्रा में कौन पाया जाता है, तो सेल्यूलोज। जितने भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, तमाम पेड़ पौधे जो है वह किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। तो यहाँ पर जो है वह सबसे प्रचुर मात्रा में आपका कौन पाया जाता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज बनता किससे है, तो डी ग्लूकोज के बहुलीकरण से, डी ग्लूकोज के बहुलीकरण से, डी ग्लूकोज के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है, सेल्यूलोज का निर्माण होता है। क्या होता है, और सेल्यूलोज जो है वह प्राकृतिक बहुलक का भी उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का भी उदाहरण है। डी ग्लूकोज के बहुलीकरण से सेल्यूलोज बनता है। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रकृति में कोई अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो आपका क्या है, तो सेल्यूलोज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। बात हम लोग माल्टोज की कर लेते हैं, तो माल्टोज जो है वह डाइसैकेराइड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू, डाइसैकेराइड का उदाहरण है। और ये इसमें जो है वह ग्लूकोज की 2 इकाई होती है, 2 ग्लूकोज होता है, यानी ग्लूकोज की कितनी इकाई होती है, 2 इकाई। ग्लूकोज की 2 इकाई मिलकर के जो है वह किसका निर्माण करता है, माल्टोज का। और माल्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है। कई बार पूछा गया है ग्लूकोज आपका क्या है, तो ग्लूकोज आपका C6H12O6, ये मोनोसैकेराइड है। ये क्या है बाबू, मोनोसैकेराइड है। और फ्रक्टोज भी आपका C6H12O6 है, यह भी आपका क्या है, तो यह भी आपका मोनोसैकेराइड है। और हाँ, ये फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फल शर्करा भी कहते हैं। और फ्रक्टोज के बारे में हम लोगों को एक बात और भी याद रखना है यहाँ से, कि फ्रक्टोज जो है वह सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट कौन है बाबू, तो ये आपका क्या है, फ्रक्टोज है। लगभग इसका जो है वह मीठापन जो है 1.7 के अप्रॉक्स होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। यानी प्रकृति में प्रचुर मात्रा में हमारा क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। तो दूध में उपस्थित रहने वाला जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो है लैक्टोज। क्या है बाबू, लैक्टोज। कौन है, लैक्टोज। और लैक्टोज के बारे में हम लोगों को पता है कि लैक्टोज जो है वह ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, ये 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, इसका C1 और इसका C4 एक दूसरे से जो है वह ग्लाइकोसिडिक बंधन से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर ग्लैक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ जो है वह लैक्टोज का निर्माण करती है। और लैक्टोज क्या होता है बाबू, तो डाइसैकेराइड होता है। बात हम लोग सुक्रोज की कर लेते हैं, तो सुक्रोज जो है वह क्या है, तो सुक्रोज आपका जो है वह डाइसैकेराइड है। ये भी आपको पता है कि ये डाइसैकेराइड है। दूसरी बात क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये सुक्रोज जो है
वह ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये दो मोनोसेक्राइड इकाइयों के मिलने से बना है। सुक्रोज को अनपचायक शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज को क्या कहते हैं बाबू? अनपचायक शर्करा। ये भी याद रखना, आपको बहुत बार पूछा गया है। बाकी माल्टोज भी जो है वह क्या है? ये भी आपका डाइसेक्राइड है। ये भी आपका क्या है बाबू? डाइसेक्राइड है। और माल्टोज जो है वह दो ग्लूकोज इकाइयों के मिलने से बना है। ग्लूकोज प्लस क्या है? ग्लूकोज इकाइयों के मिलने से बना है। और माल्टोज और आपका लैक्टोज ये दोनों जो है वह अपचायक शर्करा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू? अपचायक शर्करा का उदाहरण है। तो अगर जब कभी भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि अनपचायक शर्करा का उदाहरण कौन है, तो अनपचायक शर्करा का उदाहरण सुक्रोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है क्या दूध में पाया जाने वाला डाइसेक्राइड, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। लैक्टोज में दो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ कौन कौन होती है? तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। ग्लैक्टोज का C1, ग्लूकोज का C4 जो है वह ग्लाइकोसिडिक बंधन से जुड़ा होता है। लैक्टोज और मल्टोज ये दोनों के दोनों डाइसेक्राइड हैं और दोनों के दोनों अपचायक शर्करा के क्या हैं? उदाहरण हैं। मल्टोज में ग्लूकोज की दो इकाइयां होती है। तो इस प्रकार से तमाम जानकारी हम लोगों को यहाँ से रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद रखेंगे। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है बाबू? रेटिनॉल। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही जवाब है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आप ये बता दीजिए कि एस्कॉर्बिक अम्ल कौन सा विटामिन है जो अम्ल है, तो क्या हो जाएगा आपका? विटामिन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए यहाँ पे कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपका कौन है? तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? जरा देख लीजिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है ADE, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सभी जो है वह क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन क्या है? बी और सी। तो इस प्रकार से इसको निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साइनाइड विधि का प्रयोग देखिए क्या होता है कि अगर आप जो है वह क्या है, चांदी ले लिए, सोना ले लिए, इन सभी का प्रयोग हम लोग साइनाइड विधि से करते हैं। तो इसका प्रयोग, इसका निष्कर्षण हम लोग जो है वह साइनाइड विधि से करते हैं। चाहे वह सोना हो, चाहे वह चांदी हो, इनका प्रयोग हम लोग, माफ करें, इनका जो है वह निष्कर्षण जो है वह हम लोग साइनाइड विधि से करते हैं। राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? देखिए यहाँ पे लोहे का मुख्य अयस्क, देखिए सिडेराइट भी लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट भी लोहे का अयस्क है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर पायराइट्स भी जो है वह यहाँ पे देखिए क्या है ना, कॉपर पायराइट्स भी जो है वह लोहे का अयस्क है। और बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। ये जो है वह आपका क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है बाबू? एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, मीनियम का अयस्क है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि आपका जो हेमेटाइट है Fe2O3, ये हेमेटाइट जो है ये एक ऑक्साइड अयस्क है और लोहा का प्रमुख अयस्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये लोहा का क्या है? प्रमुख अयस्क है। और सिडेराइट क्या होता है?
FeCO3 ये आपका जो है वह क्या है, लोहा का कार्बोनेट अयस्क है। कई बार पूछा गया है कि लोहा का कौन सा अयस्क कार्बोनेट अयस्क होता है, तो सीधे राइट, इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। हेमेटाइट क्या है, ऑक्साइड अयस्क है। और कॉपर पायराइड्स का सूत्र देख लेते हैं, CuFeS2। ये कई बार पूछा गया है कॉपर पायराइड्स का सूत्र, तो आप इसे याद रखिएगा, CuFeS2 ये कॉपर पायराइड्स का क्या है, सूत्र है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी लोहा का जो मुख्य अयस्क होगा वो मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा। सीधे राइट आपका कार्बोनेट अयस्क है, पायराइड्स आपका सल्फाइड अयस्क है, और बॉक्साइड के बारे में पता है कि ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, समन्वय यौगिक के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो वर्नर महोदय ने दिया था। किसने दिया था, वर्नर महोदय ने। और वर्नर का उपसंयोजन सिद्धांत या समन्वय सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। द्विक लवण मतलब डबल साल्ट। अब देखिए यहाँ पे पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 का हॉल 3 24H2O। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डबल साल्ट, द्विक लवण मतलब डबल साल्ट, एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटास एलम। ये पोटास एलम जो है वह आपका डबल साल्ट का क्या है, उदाहरण है। और ये देखिए क्या है आपका, ये जटिल लवण का उदाहरण है। जटिल लवण या जटिल यौगिक भी इसको कह सकते हैं। बाकी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है। और हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल एक प्रकार का क्या है, एक भास्मिक अम्ल है, ये भी हम लोगों को पता है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पता है कि इसका प्रयोग हम लोग जो है वह जल को विसंक्रमित करने के लिए करते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिगेंड है। देखिए यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो EDTA जो है, EDTA4-, ये जो एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन है ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। क्या बाबू, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो ये आपका होगा नहीं। बहुत बार पूछ दिया जाता है कि EDTA है, तो EDTA जो है वह हेक्साडेंटेड लिगेंड है। दूसरा क्या है, एथिलीन डायमीन, इसको शॉर्टकट में EN भी बोलते हैं। यहाँ पे आप इसका सूत्र अगर देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। तो आप देखिएगा क्या है यहाँ पे, ये जो आपका एथिलीन डायमीन है ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि इसमें जो है वह क्या है, 2 नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनर परमाणु होते हैं वही उनकी क्या होती है, डेंसिटी होती है, वही उनकी जो है वह क्या होती है, वही उनकी जो है वह क्या होती है, डंतुरता होती है। यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी एसीटेट आयन के बारे में पता है कि एसीटेट आयन तो आपका यही है, देखिए एसीटेट आयन है। तो एसीटेट आयन मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग पिरिडीन की भी बात कर लेते हैं तो पिरिडीन भी आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या है बाबू, मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। और पिरिडीन में एक विषम परमाणु होता है जिसका नाम है, पूछा जाता है क्वेश्चन, विषम परमाणु आपका कौन है। तो पिरिडीन में विषम परमाणु कौन है बाबू, तो नाइट्रोजन है। पिरिडीन में विषम परमाणु कौन है, तो नाइट्रोजन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया गया है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तमाम चीज़, आपको निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में होता है। तो देखिए एक अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, वुड्स अभिक्रिया पढ़े थे ना बाबू, याद है आप लोगों को वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। तो आप लोगों को याद है, कई बार यहाँ से संक्षिप्त टिप्पणी पूछा जाता है, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। देखिए वुड्स अभिक्रिया जो है वो उसको हम लोग समझेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है ना, सोडियम के साथ
शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो यहाँ पे उच्च अल्केन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ये आपका जो है वह क्या है, ये आपका वुड्स अभिक्रिया है। अब ध्यान से आप अगर देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे ये आपका वुड्स अभिक्रिया है। और कई बार ये पूछा जाता है कि वुड्स अभिक्रिया में किस धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो वुड्स अभिक्रिया में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। हमको पता होना चाहिए कि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। उसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्किल हैलाइड के कम से कम कितने मोल लेंगे, तो एल्किल हैलाइड के कम से कम 2 मोल लेंगे। और यहाँ से हमको प्राप्त क्या होता है, तो उच्च अल्केन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी एल्किल हैलाइड का उपयोग जो है वो हम लोग एल्कोहल के, माफ करें, एल्केन के निर्माण में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एल्कीन के निर्माण में भी कर सकते हैं, एल्कोहल के निर्माण में भी कर सकते हैं, मीथेन के निर्माण में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग किसके निर्माण में करते हैं, तो एल्केन के निर्माण में करते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। तो जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, देखिए अगर जिंक जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपका नवजात हाइड्रोजन देगा और साथ में जिंक हाइड्रोक्साइड बना देता है। और क्या देता है, नवजात हाइड्रोजन। और ये जो नवजात हाइड्रोजन होते हैं ये अवकारक प्रकृति के होते हैं। और जब कभी भी ये CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ ये जो है वह अभिक्रिया करता है तो क्लोरोफॉर्म को क्या कर देता है, अवकृत कर देता है। और क्लोरोफॉर्म को अवकृत करने का मतलब क्या होता है बाबू, तो इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन को जोड़ करके यहाँ पे क्या बना देता है, तो यहाँ पे मीथेन बना देता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी मीथेन। क्या हो जाएगा बाबू, मीथेन हो जाएगा। आप लोग बताते रहिए आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है वीडियो बनाने में। तो एक बार आप प्यार से लाइक कर दीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, एथेनल, यानी एथेनल जो है वह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, ठीक है। बाकी के सारे आपके जो है वह आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल हो या प्राइमरी अल्कोहल हो या बेंजील अल्कोहल हो, ये सभी आयोडोफॉर्म परीक्षण देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है वह हमारा अग्नाशय से स्रावित होता है। किससे होता है, पैनक्रेजा से, यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। बाकी थायराइड से जो है वह, थायराइड जो है वह आपका जो है वह ग्रंथि से जो है वह थायराइड जो है वह स्रावित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पहले अगला प्रश्न है कि विटामिन E की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए यहाँ पे विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन C की कमी से आपका जो है वह स्कर्वी होता है, और विटामिन E की कमी से जो है वह जनन क्षमता में कमी नामक रोग होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है वह किसका बहुलक है बाबू, तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। और संश्लेषित रबड़ किसका बहुलक है, तो संश्लेषित रबड़ जो है, संश्लेषित रबड़ जो है वह नियोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है बाबू, नियोप्रीन का बहुलक है, नियोप्रीन का बहुलक है। और यहाँ पर देखिए एथिलीन का बहुलीकरण कराने से, एथिलीन का बहुलीकरण कराने से पॉलीथीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, पॉलीथीन की, यानी एथिलीन का बहुलीकरण कराने से किसकी प्राप्ति होती है, पॉलीथीन की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किसमें ईस्टर बंध है। देखिए यहाँ पे क्या है, ईस्टर बंध किसमें है, तो जो हमारा टेरिलीन है, ये टेरिलीन में आपका क्या है, ईस्टर बंधन है। ये टेरिलीन एक प्रकार का जो है वह पॉलिस्टर है। बाकी नायलॉन के बारे में, टेफ्लॉन के बारे में पता है कि ये
एथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन जो है वह इसके बहुलीकरण से, यानी इसके बहुलीकरण से जो है वह किसकी प्राप्ति होती है, तो टेफ्लॉन की प्राप्ति होती है। और नॉन स्टिक बर्तनों में इसका क्या किया जाता है, तो नॉन स्टिक बर्तनों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बेकेलाइट के बारे में पता है हमको कि ये ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ये क्या है बाबू, ताप दृढ़ प्लास्टिक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे बस वगैरह जो है वह उसकी जो खिड़कियां होती है उसके निर्माण में प्रयोग करते हैं। नायलॉन वगैरह का प्रयोग हम लोग जो है वह पैरासूट आदि बनाने में करते हैं। इसका तो बहुत ज़्यादा प्रयोग है, व्यापक पैमाने पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण है। अभी मैंने बताया कि बेकेलाइट जो है वह ताप दृढ़ प्लास्टिक का क्या है, उदाहरण है। ताप दृढ़ प्लास्टिक क्या होता है कि जिसको गर्म करने के बाद एक बार मनचाहे शेप में आप ढाल दीजिए और फिर गर्म करने पर दोबारा गर्म ना हो, मुलायम ना हो, यानी राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। बाकी के जो ऑप्शन है नाइलॉन 6 हैं। नाइलॉन 6 का जो एकलक होता है इसको याद रखिएगा, ये होता है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम क्या होता है, कैप्रोलैक्टम। बाकी नाइलॉन 6 पीवीसी है ना, पीवीसी का जो है वह एकलक क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। क्या होता है बाबू, विनाइल क्लोराइड होता है। तो इस तरह से जो है वह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के तीनों जो है वह क्या है, तो आपका जो है वह उष्मीय प्लास्टिक का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉलीएमाइड रेशा कौन है, तो पॉलीएमाइड रेशा हमारा कौन है, तो ये आपका नाइलॉन 6 है। ये नाइलॉन 6 जो है वह आपका पॉलीएमाइड क्या है, रेशा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड का मतलब होता है प्रत्यम्ल। क्या होता है बाबू, प्रत्यम्ल, ठीक है ना। पेट की अम्लीयता को दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए निश्चित रूप से पेट की अम्लीयता को दूर करने में कोई क्षार का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर हमारा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का हॉल 2, ये पेट की अम्लीयता को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। बाकी पेनिसिलिन जो है वह क्या है, तो पूर्ण संश्लेषित एंटीबायोटिक है। संश्लेषित क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है जो कवक को संश्लेषित करके बनाया गया है। और सल्फाडिमाइडिन भी जो है वह क्या है, एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। और फेनिस्टीन जो है वह दर्द निवारक दवा है, ये दर्द निवारक दवा है। इस प्रकार से हम लोगों को सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सैकरीन क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सैकरीन एक मीठा अभिकर्ता है। सैकरीन क्या है बाबू, एक मीठा अभिकर्ता है जिसका लगभग मीठापन 500 के करीब होता है। तो राइट आंसर जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चीनी या सुक्रोज जो है इसको हम लोग जो है कहते हैं कि ये मानक मीठापन को दर्शाता है। ये मानक मीठा अभिकर्ता होता है। ये क्या होता है, मानक मीठा अभिकर्ता होता है चीनी या सुक्रोज। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है। प्रतिऑक्सीकारक का मतलब होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि वो पदार्थ जो है जो कि किसी भी भोज्य पदार्थ को जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है, उसको खराब होने से बचाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। देखिए यहाँ पे क्या है कि लेसिथिन भी जो है वह आपका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई भी आपका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। सिट्रिक अम्ल भी आपका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है वह क्या है, एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। देखिए अगर मूल क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 7। और आकाशीय जालक या ब्रेव्स जालक की बात करें तो आकाशीय जालक
या ब्रेव्स जालक की अगर बात करें तो आकाशीय जालक या ब्रेव्स जालक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? सहसंयोजक ठोस को हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, नेटवर्क ठोस, या इसी को हम लोग विशाल अणु के नाम से भी जानते हैं। किस अणु के नाम से जानते हैं, विशाल अणु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लोहा जो है वो आपका क्या है, तो लोहा आपका धात्विक ठोस का उदाहरण है। हीरा जो है वह आपका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड जो है वह आयनिक ठोस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आयनिक ठोस का। और तांबा भी किसका उदाहरण है, तो धात्विक ठोस का उदाहरण है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? माफ करें, किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो तमाम प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। षटभुजीय सीमित पैकिंग यानी HCP की जो समन्वय संख्या होती है वो 12 होती है। HCP की समन्वय संख्या क्या होती है बाबू, 12 होती है। अगर BCC की समन्वय संख्या देखें तो 8 होती है। बात समझ में आ रहा? सिंपल क्यूबिक सेल की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। FCC की समन्वय संख्या कितनी होती है, 12, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को याद रखना है इनके समन्वय संख्या को, हर साल पूछ दिया जाता है। HCP की समन्वय संख्या 12, BCC का 8, FCC का कितना होता है, तो 12 होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? तो अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन निकल पाते हैं जी, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कण निकल पाते हैं। किसके कण निकल पाते हैं, विलायक के कण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कण आसानी से क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मोललता निकालना है। तो मोललता निकालना है तो ध्यान से देखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या। अब ग्लूकोज C6H12O6, 12 छक 72 प्लस 12 और प्लस क्या हो जाएगा 16 छक 96। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पे 0 9 1 10 18 180 ग्राम पर मोल ग्लूकोज का जो है वह मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 18 ग्राम बटा 18 180 ग्राम पर मोल, मोल ऊपर चला जाएगा और बटा क्या है 1000 को हम लोग अगर किलो में बदल देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इसको काट छांट करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है, अगर इसको हम लोग जो है वो 1000 से भाग देंगे तो 1 ग्राम माफ करें 1 kg हो जाएगा। क्योंकि विलायक का द्रव्यमान kg में लेना है तो 1000 ग्राम को kg में बदलेंगे तो 1 हो जाएगा। तो काटे छाटेंगे तो यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 18 से 18 1/10, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 मोलल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है? देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से दिमाग में रखेंगे। अगर द्रवित या गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराते तो द्रवित या गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराते तो कैथोड पर आपका सोडियम मुक्त होता। लेकिन यहाँ सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का वैद्युत अपघटन करा रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर आपका हाइड्रोजन प्राप्त होता है और एनोड पर आपका क्लोरीन प्राप्त होता है ना। एनोड पर आपका क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है?
है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है वह मूल रूप से जो है वह किस पर निर्भर करता है? तो ये ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बाबू? ताप पर निर्भर करता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु से संबंधित कई बार सवाल पूछा गया, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु T½ बराबर 0.693/K। अब ये जो है वह निर्भर करता है, तो किस पर? देखिए किस पर निर्भर कर रहा है, तो ये वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, बिल्कुल वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। अब प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। देखिए प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है तो बिल्कुल भी नहीं करता, तो ये भी आंसर सही है, यानी ये ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों हमारा क्या है? सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है लोहे के चूर्ण को। किसको लाया जाता है बाबू? लोहे के चूर्ण को। और वर्धक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मॉलिब्डेनम के चूर्ण का प्रयोग वर्धक के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्धक के रूप में मॉलिब। और निकेल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं जी? तो निकेल का प्रयोग हम लोग करते हैं क्या? तो तेलों के जो है वह क्या है? हाइड्रोजनीकरण में। किसमें? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? तो कोलाइडी विलयन का शोधन हम लोग जो है वह अपोहन विधि द्वारा करते हैं। किस विधि द्वारा करते हैं बाबू? अपोहन विधि द्वारा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस मेथड द्वारा जो है वह कोलाइडी विलयन का हम लोग क्या करते हैं? शोधन करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाइरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, पाइरोलुसाइट का जो सूत्र होता है वो MnO2 होता है, और ये जो है वह मैग्नीज का अयस्क है। और कैसा अयस्क है? ऑक्साइड अयस्क है। और किसका अयस्क है? मैग्नीज का, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया जो है वह कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, जिंक ऑक्साइड है, और इसको अगर हम लोग कार्बन द्वारा अवकृत कर दिए तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्रागलन या स्मेल्टिंग प्रोसेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी निस्तापन, वर्जन और निक्षालन के बारे में आपको पहले से ही पता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक आयतन अधिशोषित होगा? देखिए यहाँ पे क्या है, तो सर्वाधिक कौन सा गैस अधिशोषित होगा? तो देखिए ये आपका कौन सा गैस है? अमोनिया। और अमोनिया जो है वह चारकोल की सतह पर जो है वह सबसे ज़्यादा अधिशोषित होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि ये आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं, और जो आसानी से द्रवीभूत होगा उसका अधिशोषण क्या होगा? अधिक होगा। राइट आंसर क्या होगा? अमोनिया। आगे चलते हैं। कहा जाता है कि कोई रासायनिक समीकरण का वेग इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, और कहता है कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि कहता है यदि A के सांद्रण को स्थिर रख करके B के सांद्रण को 3 गुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा? तो B के सांद्रण को आप 3 गुना करेंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे बिल्कुल। ध्यान से देखिए क्या कहता है कि कोई अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से है, और कहता है कि A के सांद्रण को आप स्थिर रखिए और B के सांद्रण को कितना गुना कर दीजिए? 3 गुना। तो A के सांद्रण को स्थिर रखिए, B के सांद्रण को 3 गुना कर दीजिए, तो 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 9 आगे आ जाएगा, बाकी के बाकी डिडक्ट हो जाएंगे, तो कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा।
चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो जल में 1% NaCl, देखिए क्या है यहाँ पे NaCl आयनिक यौगिक है और ये जल में घुलेगा तो उसका क्वथनांक स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिश्रण है, ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण जो है वह अनादर्श घोल का उदाहरण है। बाकी सभी के सभी आदर्श घोल के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है वह रॉल्ट नियम के हिसाब से जितना विचलन चाहिए उससे कम या ज़्यादा विचलन प्रदर्शित करने वाला जो आपका घोल होता है उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। और ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिश्रण होता है ये रॉल्ट नियम के एक्सपेक्टेशन के अनुसार विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का संक्रमण सदस्य नहीं है। अब प्रथम श्रेणी का संक्रमण सदस्य कौन है जरा देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, हर बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे, फेयर, कॉपी, निकेल, कॉपर, जिंक, ये आपके प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व हैं। इनको 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व भी हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे राइट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी के जो तत्व हैं वो प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है। तो साबुन के रूप में देखिए क्या है, स्टेरिएट आयन का प्रयोग किया था। सोडियम के जो है वह क्या है, स्टेरिएट लवण को, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। एकमात्र ऐसा यौगिक है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है वह एकमात्र ऐसा यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +2 होती है। क्योंकि फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो सदैव -1 होती है। वो क्या होती है बाबू, सदैव -1। ये बात आपको याद रखना है कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, सदैव -1 होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया हुआ है सबका, ठीक है ना। कहता है इनमें से किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। देखिएगा यहाँ पे किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पे कि जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वह क्या होगा, जितना कम होगा। तो जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना कम होगा उनकी अवकरण क्षमता उतनी क्या होगी, अधिक होगी। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना कम रहेगा अवकरण क्षमता उतनी क्या होगी, अधिक होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी चालकत्व का सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक को हम लोग L/A से सूचित करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा कि किसी भी चालकत्व का सेल स्थिरांक जो है वह क्या होता है ना, वो R = L/A। ये आपका क्या होता है, सेल स्थिरांक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में प्रबल क्षारीय कौन है। तो निम्नलिखित में प्रबल क्षारीय कौन है। तो देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। गर्मी बहुत रहने के कारण कुछ क्वेश्चंस को हमने स्किप किया, तो अगले वीडियो में फिर हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।